नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय बाजारों में आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हम 18,632 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहे हैं। दिन के दौरान 18,600 के लेवल को भी तोड़ा था, लेकिन निचले लेवल से कोशिश तो कर रहा है मार्केट रिकवरी दिखाने का। निफ्टी बैंक 145 अंकों के नुकसान पर मिड कैप पे भी 100 पॉइंट तक का दबाव देखने को मिला है। इस हफ्ते हमारे साथ है 3 जानकार, रुचित जैन, मेहुल कोठारी और ब्रिजेश एल, और उनका मुकाबला कल के शुरुआती दौर से अब तक क्या स्थिति देखने को मिली है रिटर्न्स की, वो आपके सामने। मेहुल 3.8% के रिटर्न्स पर, -2% के रिटर्न्स है रुचित के और -1% के रिटर्न्स है ब्रिजेश के। लेकिन मार्केट में है वॉलेटिलिटी और ये हफ्ता बड़े इवेंट वाला हफ्ता है। आज हम एग्जिट पोल पर थोड़ा सा सुबह में रिएक्शन दे रहे थे। मतगणना दरअसल होगी परसों के सत्र में, कल आएगी क्रेडिट पॉलिसी, परसों एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी इवेंट्स। और ऑफ कोर्स फिर अगले हफ्ते हम फेड की बैठक में उतरेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कल तक तो रुझान तेज़ी का बन रहा था। मेहुल, कंसिडरिंग आपने थोड़ी सी लीडरशिप हासिल की है, क्या लग रहा है मार्केट पर व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, व्यू सेम ही है मेरा अभी भी कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने कहा कि काफी सारे इवेंट्स है, ऑफकोर्स इलेक्शन के रिजल्ट्स है, प्लस आरबीआई पॉलिसी और नेक्स्ट वीक एफओएमसी का मीट है। तो मार्केट में उठापटक तो रहेगी, बट एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,550 के पास, 18,550 जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, बट जैसे ही वो ब्रेक होगा मुझे लगता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में जोर शोर से आ सकती है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज 18,550। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स जिनका ध्यान आप रखें। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, मैं मार्केट को तेजी के नजर से देख रहा हूँ। जो आप जो लास्ट 3 दिन से जो करेक्शन देख रहे हो वो ब्रीथर है, बेसिकली जो मोमेंटम आया था उसका। हमें लगता है कि मार्केट ऑलरेडी निचला स्तर पे आ चुका है। 18,500 का जो सपोर्ट है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18,500 से 18,400 भी डेफिनेटली मार्केट मुझे लगता है कि इस पर होल्ड करेगा। यही लेवल आप बैंक निफ्टी में भी देखते हो तो 43,000 के आसपास है। कल के दिन में भी हमने यही देखा था कि बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास से फिर से रिकवरी आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्यूरिंग द वीक ये लेवल ब्रेक कर पाएंगे। अगर मेरा भी वही रहेगा, अगर पीछे 43,000 बैंक निफ्टी पे और 18,500 निफ्टी पे ये लेवल्स मिलते तो हमें बाइंग की स्टॉक्स देखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हो सकता है एक बार गुजरात के रिजल्ट्स वगैरह होने के ये वीक खत्म होने के बाद आपको नेक्स्ट वीक एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है मार्केट। तो व्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव। रुचित, आपकी अप्रोच, कोई खास सेक्टर जिस पर आपकी नजरें होंगी अगर आप डिप्स पर खरीद भी रहे इस मार्केट को? जैसे कल हमने बात की थी कि मार्केट एक टाइम वाइज करेक्शन इंडेक्स फ्रंट पे देखेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 2000 पॉइंट की रनअप में कोई भी करेक्टिव फेज नहीं आया और हम काफी ओवरबॉट जोन में है। तो 17,600 17,500 इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ रहेगा और ऊपर 17,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, और टाइमिंग तो हमें लग रहा है कि इसी रेंज में रहेगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी सर्टेनली स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, और आई थिंक ज्यादा मिड कैप्स पे थोड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है कि एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था उसका फॉलो अप मूव दिख रहा है। तो आई थिंक स्पेसिफिक मिड कैप्स जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं या एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ऐसे सेटअप्स पे ध्यान रहेगा बाइंग के लिए। ओके, तो बाइंग के सेटअप पर ध्यान जरूर रहेगा। इनके टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लिख रहे थे, वो स्टॉक्स जो हमारे जानकारों ने कल के सत्र में दरअसल किए थे आइडेंटिफाई, और उनमें ज़्यादा रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, रुचित का ट्रेड था मुझे याद है, इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स इनके बने, लगभग 1.5% की कमाई। मेहुल का लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स करीब 2 से 2.5% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहा था, और साथ ही साथ ब्रिजेश का इंडसइंड बैंक करीब 1% तक के रिटर्न्स कमा कर गया। तो ये कल के ट्रेड्स हुए, लेकिन आज किन स्टॉक्स पर इनकी नज़रें होंगी? शुरुआत इनफैक्ट करते हैं ब्रिजेश से। इंडसइंड बैंक, कृष्णा मेडिकल और साथ ही साथ MCX, तीनों ट्रेड्स में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो ब्रिजेश, जोड़ेंगे क्या?
हाँ मैडम, मैं केमिकल स्टॉक्स पे मेरा ध्यान है। मुझे लग रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ ऐसे स्टॉक्स में मुंह आ रहा है। तो मेरा जो ट्रेड सेटअप है वो आरसीएफ के ऊपर है। ये करंट जो सीएमपी है 127 पे मैं बाय रिकमेंड करना चाहूंगा। 124 का स्टॉप लॉस रहेगा। 135 का टारगेट मैं देख रहा हूँ, ये ड्यूरिंग द वीक मुझे लगता है ये टारगेट आना चाहिए आरसीएफ में। आप कह रहे हैं 145 का टारगेट, राइट? 135 175, सॉरी आई कुडंट हियर यू वेरी वेल। और स्टॉप लॉस 124 का स्टॉप लॉस लेगा। 124, ठीक है। तो 124 का स्टॉप लॉस और 135 है, बेग योर पार्डन, का ये फिलहाल रहेगा टारगेट। आज फर्टिलाइजर कंपनियों में वैसे भी एक्शन देखने को मिल रहा है। लक्ष्मण रॉय कुछ ही देर पहले इस सेक्टर से जुड़ी हुई एक बहुत अहम और एक्सक्लूसिव खबर दे रहे थे कि सरकार की तरफ से इनफैक्ट प्राइसिंग को लेकर कुछ फेरबदल होता हुआ दिखाई देगा। स्पाइक आए और सस्टेन कर रहे हैं उन मूव्स को। 135 टारगेट, 124 स्टॉप लॉस है। मेहुल का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो मेहुल के पोर्टफोलियो में कल इन्होंने शोभा लक्ष्मी और सोनाटा सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट बुक किया। एनएलसी के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो नया क्या जोड़ेंगे मेहुल? हर्षिता जी, मेरा आज का पहला पिक है फार्मा स्पेस से मिड कैप में, जो कि नाम है इसका शिल्पा मेड। शिल्पा मेड 305 के करीब ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 305 पर बाइंग की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 295 का और अपसाइड टारगेट 325। ये इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है अच्छे खासे करेक्शन के बाद, तो इसमें अपसाइड जो भी आएगा काफी फास्ट आ सकता है, शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 325 के स्टॉप लॉस है, शिल्पा मेडिकेयर बाय कीजिए। शिल्पा मेडिकेयर में तेजी का ट्रेड, पिछले हफ्ते खबर भी थी लेकिन उस दिन स्टॉक नहीं चला, अब एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 325 के टारगेट के लिए एक मौका और 295 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है मेहुल का ट्रेड। अब रुचित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन, सिटी यूनियन बैंक, ये दो ट्रेड दरअसल इन्होंने किए हैं कैरी, और कल जीएसपीएल मैक्रोटेक दोनों में प्रॉफिट बुक किया। तो एक जगह है, बताइए रुचित क्या जोड़ेंगे? महिंद्रा सीआई में ऐड करूंगा आज, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन या करेक्शन रिसेंटली ये स्टॉक में देखा है, लेकिन अपने मूविंग एवरेज सपोर्ट्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां से हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट लेवल ऑफ मूव यहां से स्टार्ट हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, करंटली 294 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे महिंद्रा सीआई बाय करे, 284 का स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में 328 के टारगेट से स्टॉक में अप मूव में आ सकते हैं। 28 के टारगेट के लिए एक मौका आप देख रहे हैं तेजी करने का। अच्छा, एससीआई और सिटी यूनियन को लेकर राय अभी भी बायस तेजी का ही है ना, कोई बदलाव नहीं? जी बिल्कुल, अभी भी ट्रेंड वहां पे इंटैक्ट है, इसके लिए मैं दोनों पोजीशंस फिलहाल ऐसे ही होल्ड करूंगा। ओके, तो दोनों पोजीशंस वहां पर होल्ड कर रहे हैं इस समय रुचित, और एक नया जोड़ा वो है महिंद्रा सीआई। मेहुल, आप एक जगह खाली रखना चाहेंगे या फिर ट्रेड है हाथ में? हर्षिता जी, ट्रेड हाथ में है, इनफैक्ट हाथ में था महिंद्रा सीआई जो रुचित ने अब दूसरा भी रेडी है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा स्टॉक रहेगा, आप कहे तो दे दो अभी। हाँ बताइए। वो है प्राज इंडस्ट्रीज। 385 का रेट है, ये 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है यहाँ पर बाय जाने के लिए। तो 375 के स्टॉक से प्राज इंडस्ट्रीज बाय किया जा सकता है 405 के टारगेट के लिए। 405 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस क्या होगा? 375। ओके, तो प्राज इंडस्ट्रीज, ये दूसरा दिन है, अगली बारी आपसे पहले ले लूंगी मेहुल। महिंद्रा सीआई रुचित ने ले लिया, प्राज इंडस्ट्रीज अब आ रहा है, लेकिन देखिए बायस तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है महिंद्रा सीआई। दो जानकार उस ट्रेड पर बुलिश है। ब्रजेश, आरसीएफ के साथ दूसरा ट्रेड इस समय है या फिर सेकेंड हाफ में देने का प्लान? नहीं मैडम, मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। मैं पीडीलाइट पे मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूँ। पीडीलाइट में एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी आज मोमेंटम में आ चुका है स्टॉक, तो मैं करंट प्राइस 2750 में मैं रिकमेंड करता हूँ ये बाय। 2695 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी तरफ में 2915 ये मेरा टारगेट रहेगा। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पे मुझे बाय लगता है। 2915 का टारगेट और साथ ही 2695 का स्टॉप लॉस। पिडिलाइट पर पिछले 2 हफ्तों से तकनीकी तौर पर दरअसल जानकार तो है बुलिश, लेकिन स्टॉक अपना समय ले रहा है। आज देखते हैं एक्शन इसमें लौटता है या नहीं, क्योंकि अभी भी आप गौर करेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन राय तेजी की आ रही है। 2915 का टारगेट लेकर चले, ये है फिलहाल बाय साइड का ट्रेड। तो जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं,
आगे देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं इन स्टॉक से। लेकिन वक्त थोड़ा एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते श्रीराम ग्रुप में एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और कंपनी अब एक्सपेक्ट कर रही है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ या हासिल करते हुए दिखाई देंगे। श्रीराम फाइनेंस के एमडी और सीईओ वाईएस चक्रवर्ती ने कहा है कि आगे गोल्ड और एसएमई लोन्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मर्जर के बाद प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। What we are looking at is the benefit would be of being able to offer all the products in all the branches of both Shriram City and Shriram Transport, basically combined as Shriram Finance, and being able to offer all these products to the existing customers as well as to the market. So what we are looking at is a horizon of anywhere between 2 to 3 years where our gold loan business and the SME business loans, small business loans, can be taken to across the 3,700 outlets that Shriram Finance has today. भारतीय बाजारों में फिर एक नई बिकवाली की लहर आती हुई दिखाई दे रही है। 18,608 के लेवल्स पर हम आ चुके हैं। कुछ देर पहले हम वो रिकवरी वाला आप दिखा रहे थे कि 32.2 पर आ गया, 35.2 पर आ गया, लेकिन टिक नहीं रहा है मार्केट ऊपरी लेवल्स पर। 18,608 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक भी 175 अंकों के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा आज लो में करीब 18,577 निफ्टी ने दिखाया है, तो उस लेवल से कितनी दूरी बनी रहती है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल है, लेकिन बड़े इवेंट्स देखिए हम जैसे मेंशन कर रहे थे इस हफ्ते आने वाले हैं और कल से एक और इवेंट जिस पर नजरें रहेंगी, संसद का विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। और संसद के शीतकालीन सत्र में कौन से अहम बिल पास हो सकते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर अब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इम्पॉर्टेंट सेशन, आज हम वो तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया पर जो ऑल पार्टी मीट हुई है, बताइए किन किन अहम मुद्दों पर दरअसल बहस होगी इस बारी संसद में? देखिए, इस बार जो संसद का सत्र है मुझे लगता है कि अगर आर्थिक लिहाज से देखें तो कौन से बिल आने वाले हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ कौन से बिल नहीं आ रहे हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही थी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो कि बैंकों के निजीकरण के लिए ज़रूरी है, शायद इस सत्र में आपको आता हुआ ना दिखे क्योंकि अभी तक उसका ना तो ड्राफ्ट बना है ना तो कैबिनेट में प्रस्ताव गया है। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको लेकर सरकार ने अब कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, तो उसको भी आने में वक्त लग सकता है, तो हो सकता है ये सत्र भी वो बिल ना देखने को मिले। तीसरी चीज, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, उसका भी ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया, सलाह मशविरा हुआ, कैबिनेट में जाएगा तो वो भी एक लंबा वक्त लगेगा। तो ये तीनों बिल आने की संभावना इस सत्र में नहीं है, लेकिन सरकार 16 नए बिल लिस्ट की है जो इस सत्र में लाना चाहती है। उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में बदलाव को लेकर के एक बिल है, उसको लाना चाहती है। मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाया जा सके, मीडिएशन बिल जो कि कंपनीज के कारोबार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा ट्रेडमार्क, एक ही एप्लीकेशन से पूरी दुनिया में आपको ट्रेडमार्क मिल सकेगा, ये भी कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के बिल आने की संभावना यहां पे ज्यादा दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर नजर रहेगी, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट आएगा, तो ये देखना होगा कि सरकार किस किस मद में खर्चा बढ़ाती है और किस किस मद में खर्चा काटती है चालू कारोबारी के बचे हुए साल में। तो फर्टिलाइजर सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहने वाला है कि मनरेगा होगा, फूड बिल होगा, तो ये सारी चीजें जो देखने वाली बात होगी। एक लास्ट लाइन बता दूं, राजनीतिक लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ये सत्र शुरू हो रहा है और अगले दिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो उसकी भी छाया आपको सत्र में देखने को मिलेगी। जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट सत्र देखने को मिलेगा और लक्ष्मण कह रहे हैं कि कौन से बिल नहीं पास होने वाले उसका तो लेखा जोखा हमारे पास है। अच्छा लक्ष्मण, आपने क्योंकि फर्टिलाइजर मेंशन किया, कुछ देर पहले जो आपने खबर ब्रेक की थी और उसके बाद हमने देखा है फर्टिलाइजर कंपनियों में काफी इंटरेस्ट भी आया है। कुछ देर पहले हमारे जानकार आरसीएफ जैसे स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे। ये यूरिया के लिए जो मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने पर विचार सरकार कर रही है, ये कब तक होता दिखाई देगा? ये क्या बजट का हिस्सा आएगा या फिर उससे पहले हो सकता है?
मुझे लगता है कि बजट तक शायद इंतजार ना करना पड़े, लेकिन जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बातचीत फर्टिलाइजर मंत्रालय को हुई है तो सकारात्मक संकेत मिले, क्योंकि फर्टिलाइजर में सरकार का दबाव यह है कि आप ग्रीन फर्टिलाइजर को ज्यादा बढ़ावा दिया, यानी ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट लगाइए, ऐसे मशीनों को बदलिए जिसमें एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो। जाहिर तौर पर जब ऐसा करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, जो प्लांट मशीनों पर कॉस्ट होता है, बाकी इक्विपमेंट पे कॉस्ट होता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन 2002-03 के बाद से अब तक सरकार ने इस फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बढ़ोतरी की ही नहीं है, जिसके आधार पे आमतौर पे फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार सब्सिडी का भुगतान करती है। तो कंपनियों का कहना है कि चूंकि आप इस तरह का मैंडेट लेके चल रहे हैं कि हमें पर्यावरण संबंधी ध्यान रखना है, तो हम जब मशीनों को बदलेंगे, नई तकनीक लाएंगे, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसकी आप समीक्षा करिए। ये डिमांड फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से गया था और इस डिमांड पे बातचीत हुई है फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ, और सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस बारे में आपको कुछ ठोस ऐलान होता हुआ दिखेंगे। हालांकि कितना होगा ये संकेत नहीं मिला है, लेकिन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसका 12% कम से कम साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। एक तो यूरिया प्लांट के लिए हुआ, जो बात चली तो बता दूं पीएनके फर्टिलाइजर के लिए चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो एमआरपी मार्केट बेस जो था उसको सरकार ने रोक दिया था थोड़ी देर के लिए, उसको फिर से बहाल करने पर भी बातचीत चल रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो शायद ये वाला जो प्लान है वो बजट से पहले अंजाम लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और ऑफ कोर्स हमारी नजरें रहेंगी कि और कुछ क्या निकल कर आता है शीतकालीन सत्र से जो कल शुरू होने वाला है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए वापस मार्केट की तरफ लौटते हैं। मार्केट में आज थोड़ी सी नरमी कायम है और इस फिलहाल मुनाफा वसूली के दौर से हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तेजी वाले ट्रेड्स के साथ ही है हमारे जानकार रुचित जैन ने महिंद्रा सीआई ऑटो लिया 328 का टारगेट, 284 स्टॉप लॉस। दो ट्रेड्स कैरी करे शिपिंग कॉर्पोरेशन 153 का टारगेट है, 133 का स्टॉप लॉस। और सिटी यूनियन बैंक में भी तेजी का ही ट्रेड है, 224 के टारगेट के लिए तेजी की। सिटी यूनियन बैंक आज ड्रैगर है, एससीआई में भी दबाव आ रहा है, लेकिन महिंद्रा सीआई 0.5% जोड़ कर दे रहा है। अब देखते हैं मेहुल का पोर्टफोलियो। तो मेहुल ने आज एनएलसी इंडिया कैरी किया था 100 का टारगेट, और फिर जोड़ा शिल्पा मेडिकेयर 325 का टारगेट, 295 स्टॉप लॉस, और आया आगे प्राज इंडस्ट्रीज 405 का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है। रिटर्न्स देखें तो आज एनएलसी चल नहीं रहा है, इनफैक्ट ये ड्रैग कर रहा है इनके पॉजिटिव रिटर्न्स को नीचे खींचता हुआ, लेकिन शिल्पा मेडिकेयर का योगदान है 1.1% तो वो नेगेट कर रहा है, और प्राज इंडस्ट्रीज बहुत माइल गेन्स इनको जोड़कर दे रहा है, 0.09% तक की कमाई वहां। ब्रिजेश ने दो ट्रेड दिए हैं, एक है आरसीएफ 135 का टारगेट, 124 स्टॉप लॉस, और पिडिलाइट 2915 के टारगेट के लिए मौका तेजी करने का। 0.5% के रिटर्न्स आरसीएफ में, पिडिलाइट थोड़ा चला है, 0.20% के रिटर्न्स यहां पर बने हैं। अब लेकर आते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। तो मेहुल कोठारी 3.64% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, ब्रिजेश के -1% के रिटर्न्स अब -0.03% हो गए, तो वहां पर रिकवरी है, और रुचित का भी -1.66% का रिटर्न है इस समय, तो थोड़ी सी रिकवरी इन दोनों के पोर्टफोलियो में देखने को मिली है कंपेयर टू येस्टरडे। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम लेकर आने वाले हैं, और ध्यान रहेगा कि कौन से नए ट्रेड्स जोड़ते हैं हमारे जानकार। आगे फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।